नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन वे में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप सी टेट, यूपी टेट, हरियाणा टेट या फिर साथ ही साथ किसी भी टीईटी एग्जाम में हिस्सा ले रहे हैं तो बिल्कुल आप वीडियो को निश्चिंत होकर देखिएगा। और दोस्तों, सभी प्रश्न हमने अपने आपके सिलेबस पर आधारित रखे हैं, तो बिल्कुल एक एक प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आपको लास्ट तक जरूर देखना है। और दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर हमने सभी बिल्कुल पर्यावरण के जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न रखे हैं और साथ में हमने पर्यावरण शिक्षण से संबंधित प्रश्न भी रखे हैं। दोस्तों, मुख्यतः ये प्रैक्टिस सेट आपके सीटेट एग्जाम के लिए बनाया गया है, तो बिल्कुल देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है सीटेट के लिए। देखिए, पर्यावरण शिक्षण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए, बिना देरी किए हुए हम सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न हमारा ये रहा, स्क्रीन पर कह रहा है कि नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहज अनुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एक विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। आपको बताना है कि एक ऐसा कौन सा विचार है जो वैज्ञानिक दृष्टि से बिल्कुल यहाँ पर सही बिल्कुल वाक्य लिखा हुआ है। तो देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पर्यावरण शिक्षण से संबंधित प्रश्न है, क्योंकि देखिए पेडागोगी, चाहे वो आप हिंदी पेडागोगी ले लीजिएगा या फिर सीडीबी का ले लीजिए या फिर ईबीएस का पेडागोगी ले लीजिएगा, सभी पेडागोगी लगभग समान होते हैं। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पर आपको बिल्कुल जो पॉजिटिव पॉइंट है उसको बिल्कुल चुनकर आपको आंसर देना होता है। तो देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कमेंट कीजिएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल देखिए, कमेंट करते चल रहा है आपको। तो बिल्कुल पहला ऑप्शन है इसका कि कुछ सब्जियां क्या होती हैं, फल होती हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि कुछ सब्जियां क्या होती हैं, फल होती हैं। ऑप्शन दूसरा है, कह रहा है कि बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते हैं। ऑप्शन तीसरा है, कह रहा है कि गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं होते हैं। ऑप्शन चौथा है, कह रहा है कि घास एक पौधा नहीं है। तो बिल्कुल बताना है आपको। देखिए कि कौन सा एक वाक्य यहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टि से बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो देखिए, बच्चों से कुछ सहज अनुभूत विचार यहाँ पर दिए गए हैं, आपको बताना है। तो देखिए, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, क्योंकि जो कुछ सब्जियां होती हैं, कुछ सब्जियां क्या होती हैं, फल होती हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जैसे टमाटर है, तो टमाटर एक सब्जी नहीं है, एक्चुअल में वो एक फल है जो हम क्या है सब्जी के रूप में उसको उपयोग में लाते हैं। अब देखिए, कह रहा है यहाँ पर कि बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते। तो देखिए, ये फिर रॉन्ग आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो बीज है वो पौधे का ही हिस्सा होते हैं। किसका होते हैं? पौधे का हिस्सा होते हैं भाई। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है, कह रहा है कि गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं होते हैं। तो क्या होते हैं? वृक्ष होते हैं क्या? क्या आपने कभी देखा है कि आम की तरह गाजर का बड़ा पेड़ है या फिर बंद गोभी का भी आपको बड़ा पेड़ देखने को मिला हो? नहीं। देखिए, जो गाजर है और बंद गोभी है ये क्या होते हैं? इसके छोटे छोटे क्या होते हैं? पौधे होते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर रॉन्ग आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है कि घास है वो क्या है? एक पौधा नहीं है। तो देखिए, ये भी रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि कुछ सब्जियां क्या होती हैं, फल होती हैं। चलिए, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, इसी क्रम में दूसरा प्रश्न है, फिर से पेडागोगी पर्यावरण शिक्षण से संबंधित प्रश्न है। कह रहा है कि एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की जो रद्दी सामग्री है, देखिए रद्दी सामग्री क्या होती है? जो अनुपयोगी चीजें होती हैं जो हमारे घर में, जैसे मान लीजिए कोई टीवी टूट फूट गया आपका, ठीक है, तो जो उसका जो कचरा वगैरह रखा हुआ है वो मतलब इस प्रकार की कुछ कह रहा है कि वस्तुएं, कुछ उपयोगी वस्तुएं बनाने को कहता है। उस जो रद्दी पड़ा हुआ है उस रद्दी से क्या है, कह रहा है कि कुछ ऐसी चीजें अपना दिमाग लगाकर बनाइए, कुछ उपयोगी चीजें बनाने को कहता है। तो कहता है कि शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय यहाँ पर कौन सी चीज नहीं है। बताना है आपको कि यहाँ पर कौन सा एक नेगेटिव पॉइंट रहेगा। तो बिल्कुल देखिए, नहीं को आपको याद रखना है। नहीं से संबंधित देखिए लगभग क्या है, कुछ बच्चे प्रश्न को गलत कर देते हैं, यहाँ पर गलत आंसर लगा देते हैं, क्योंकि वो क्या है नहीं पर गौर नहीं करते हैं। तो देखिए, बिल्कुल आपको यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट देखिए छांटना है और तीन यहाँ पर देखिए जो पॉजिटिव पॉइंट होंगे उनको भी देखना है। तो चलिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल इसका कमेंट कीजिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है, कह रहा है कि कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की क्या है प्रदर्शनी आयोजित करना, उसका क्या है शिक्षक का यहाँ पर मतलब है। ऑप्शन दूसरा कह रहा है कि कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में क्या करना है, निर्णय करना है। या फिर ऑप्शन तीसरा कह रहा है कि बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना है। कह रहा है कि बच्चों में जो क्रिएटिविटी है ना उसको क्या है, उसका विकास करना है, उसको डेवलपमेंट करना है। ऑप्शन तीसरा कह रहा है कि बच्चों को पुनः चक्रण
पुनः प्रयोग या फिर रूपांतरण के बारे में क्या है समझने के लिए चांस देना है या उनको इसका प्रयोग करने देना है। तो देखिए यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट छानना है हमको, नेगेटिव पॉइंट चुनना है यहाँ पर। तो देखिए ऑप्शन दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन दूसरा क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो एक शिक्षक है उसका क्या यहाँ पर अभिप्राय नहीं है, उसका यहाँ पर बच्चों में क्या है श्रेष्ठ विद्यार्थी छांटने का कोई यहाँ पर देखिए मतलब नहीं है। उसका रद्दी कचड़े से जो रद्दी कचड़ा जो रद्दी सामग्री पड़ी है उससे क्या है उसको बच्चों में क्या है सृजनशीलता का देखिए क्रिएटिविटी देखना है, उसको क्या है उस कचड़े का पुनः उपयोग करना सिखाना है कि देखिए जो रद्दी पड़ी सामग्री है इसको क्या है पुनः चक्रण करके हम कोई देखिए उपयोगी वस्तु बना सकते हैं हम। तो उसका देखिए जो अभिप्राय है वो क्या है देखिए एक प्रदर्शनी। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही था, तो ये भी अपना गलत हो जाएगा। तीसरा भी यहाँ पर सही था, बच्चे को क्या है सृजनशीलता जो क्रिएटिविटी है कि अपना दिमाग लगाकर क्या है नई वस्तुओं क्या है नए तरीके से किसी चीज का निर्माण करना क्या कहलाता है सृजनशीलता कहलाता है। तो इसका विकास करना भी क्या है एक शिक्षक का यहाँ पर उद्देश्य था। तो देखिए जो तीसरा है वो भी यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि हमसे नहीं पूछा है। ऑप्शन चौथा भी यहाँ पर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी क्रम में अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए इंपोर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है कि जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। तो देखिए कंज्यूमर पूछ रहा है कि प्राथमिक कंज्यूमर कौन है। बिल्कुल देखिए इंपोर्टेंट है और देखिए आपको याद रखना है कि यहाँ पर बिल्कुल आपसे जो पारिस्थितिकी तंत्र है वहाँ से बिल्कुल निश्चित रूप से आपसे देखिए पर्यावरण में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए इंपोर्टेंट है, इसको बिल्कुल गौर से समझिएगा। चलिए कमेंट कीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि जैविक समुदाय में प्राथमिक कंज्यूमर बताना है आपको। तो देखिए एक तो होता है आपका उत्पादक, जो पेड़ पौधे होते हैं उसको बोलते हैं उत्पादक। और जो देखिए जो पेड़ पौधों पर क्या करते हैं निर्भर करते हैं जो उसको चरते हैं उसको क्या बोलते हैं उपभोक्ता बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल देखिए ग्राफ के माध्यम से समझाऊंगा, चित्र के माध्यम से बिल्कुल डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिएगा कि ये कि यहाँ पर कोई पेड़ है ये, ठीक है। पेड़ पर गौर मत कीजिएगा, जैसा बना चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका उत्पादक, ठीक है, उत्पादक हो जाएगा। अब देखिए जो जीव जंतु क्या है पेड़ पौधे पर निर्भर करते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा है क्या टिड्डा लिखा है, ठीक है। जो टिड्डा होता है ना, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है टिड्डा होता है जो, वो किस पर निर्भर है पेड़ पौधों पर निर्भर है, ठीक है। जो पेड़ की पत्तियां हैं वो खा रहा है। तो यहाँ पर जो प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए जो टिड्डा को खाएगा वो हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया मेढक लिख दिया, ठीक है, मेढक। इसके बाद तृतीयक और जो अंतिम उपभोक्ता है वो क्या हो जाएगा यहाँ पर सांप हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। और देखिए जो इसके बाद क्या आ जाता है आपका अपघटक आ जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमसे पूछा है कि जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो किस प्रकार का होगा, मांसाहारी होगा, सर्वाहारी होगा, शाकाहारी होगा या फिर टेरिटिवोर होगा, ठीक है। तो आपको बताना है। तो देखिए जो टिड्डा है वो प्राथमिक उपभोक्ता है, वो किस पर निर्भर करता है उत्पादक पर निर्भर कर रहा है। यहाँ पर जो उत्पादक हैं जो हमारे पेड़ पौधे हैं, तो देखिए पेड़ पौधों को खाने वाला क्या कहलाता है शाकाहारी कहलाएगा ना। तो यहाँ पर जो प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा वो क्या हो जाएगा शाकाहारी हो जाएगा। तो बिल्कुल तीसरा ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मनुष्य की बात करते हैं देखिए यहाँ पर, तो मनुष्य आपका क्या हो जाएगा सर्वाहारी हो जाएगा। मांसाहारी में देखिए जैसे शेर हो गया, चील हो गया, जो बाज होती हैं, ठीक है, चीता हो गया, ये सभी मांसाहारी के अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि ज्वर नियंत्रण में, बिल्कुल देखिए इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आपको याद रखना है। कह रहा है तो प्रश्न सेट नहीं हो पाते, जो सीटेट के प्रश्न है वो डिस्प्ले पर सेट नहीं हो पाते, बहुत लेंदी प्रश्न होते हैं, ठीक है। कह रहा है कि ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि बताना है आपको कि ज्वर नियंत्रण के लिए किस औषधि का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है ब्रूफेन का, या फिर ऑप्शन दूसरा है बी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन तीसरा है पैरासीटामोल, या फिर ऑप्शन चौथा है लिव 52 का। तो देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ज्वर नियंत्रण के लिए जो फीवर होता है उसके नियंत्रण के लिए किसका पैरासीटामोल ली जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यदि किसी व्यक्ति को थकान हो रहा है, दर्द हो रहा है या उसको फीवर चढ़ा है, तो इस सभी के लिए किसका यूज किया जाता है पैरासीटामोल का यूज किया जाता है। चलिए पैरासीटामोल मेडिसिन का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो बताना है आपको कि पौधे के किस भाग में
अर्धसूत्री विभाजन आपको देखने को मिलेगा। पहला ऑप्शन है मूल शीर्ष में, जो पौधा है उसके मूल शीर्ष में देखने को मिलेगा। ऑप्शन दूसरा है कह रहा है कि पराग कणों में। ऑप्शन तीसरा है परागकोश में। ऑप्शन चौथा है तने में। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो पुष्प का पुंकेसर होता है, जिसको क्या बोलते हैं, परागकोश बोलते हैं, उसमें क्या है देखिए कुछ इस तरह से संरचना होती है पुंकेसर की। ठीक है, तो इसमें क्या है आपको परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन देखने को मिलेगा। अब देखिए जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो किन कोशिकाओं में होता है, ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो देखिए याद रखना है कि जो अर्धसूत्री विभाजन है वो जनन कोशिकाओं में होगा। और जो देखिए जो क्या होता है, तो जो होता है द्विगुणित होता है, 2n होता है, जिसमें एक मादा का वो होगा, ठीक है, एक अणु होगा, और इसमें एक नर, ठीक है, नर का होगा। तो देखिए जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये क्या हो जाएगा, एक गुणित हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यदि आपसे पूछता है कि अर्धसूत्री विभाजन पौधों में किसके द्वारा देखा गया था, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, तो आपको देखिए यहाँ पर याद रखना है कि किसके द्वारा की गई थी, तो बीजमैन को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। चलिए सभी प्रश्न है देखिए बिल्कुल एक एक पॉइंट आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर बनते जाएंगे वो सभी मैं आपको बताते चलूंगा। अब चलिए दोस्तों एक बात और मैं यहाँ पर आपसे थोड़ी सी मुझे बात करनी है कि देखिए यदि आप बिल्कुल आपको वीडियो अच्छा लगता है और सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए लगता है आपके बिल्कुल समझ में आ रहे हैं, तो बिल्कुल एक लाइक करके जाइएगा दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल एक लाइक तो बनता है वीडियो पे, तो एक लाइक बिल्कुल निश्चित रूप से कीजिएगा। और वीडियो को अपने दोस्तों में जो भी भाई बहन सीटेट या फिर यूपी टेट, रीट एग्जाम, हरियाणा टेट, सीजीटीटी या फिर किसी भी टीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल उनमें वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और तैयारी के लिए देखिए उनका भी भला हो, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि बाष्पीकरण बाष्पीकरण देखिए बाष्पीकरण क्या होता है। देखिए जो पौधों में जो छोटे छोटे जो पत्तियों में रंध्र होते हैं उसके द्वारा वो क्या कहलाता है, बाष्पोत्सर्जन कहलाता है, बाष्पीकरण कहलाता है। देखिए जैसे मैं पानी को गर्म कर रहा हूँ, उसमें आपने देखा होगा कि उसमें जो भाप के द्वारा जो जल उड़ रहा है उसको क्या बोलते हैं, बाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि बाष्पीकरण जब क्या है पानी को गर्म करते हैं उच्च ताप पर, तो देखिए उसके द्वारा क्या होता है, जो जल है जल से देखिए वाष्प के रूप में कन्वर्ट हो जाना, उसको क्या बोलते हैं, बाष्पीकरण बोलते हैं। तो कह रहा है कि बाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न का एक नमूना हो सकता है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर एक ऐसा कौन सा प्रश्न होगा, ठीक है, बाष्पीकरण के विषय में बच्चे की सोच का आकलन करना है हमको। तो बच्चे की सोच का आकलन करने के लिए एक प्रश्न बताना है यहाँ पर कौन सा होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है जल चक्र के 5 लाभ बताइए, क्या इस प्रश्न से बच्चे की सोच का आकलन हो सकता है। ऑप्शन दूसरा है कह रहा है कि क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं, क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं। तो कह रहा है कि इस प्रश्न की वजह से क्या है बच्चे की सोच का आकलन हो सकता है बाष्पीकरण के विषय में। या फिर देखिए तीसरा प्रश्न कह रहा है कि जल चक्र के क्रम में सोपानों की क्या है सूची बनाइए। ऑप्शन चौथा कह रहा है कि जल चक्र का आरेख बनाइए और उसे नामित कीजिए। तो देखिए यहां पर बताना है कि बच्चे की क्या है जो सोच है उसका आकलन करना है, विविध सोच का, सृजनात्मकता का कि किस प्रकार से बच्चे की क्या है सृजनात्मक सोच बाहर आएगी, उसका आकलन करना है। तो ठीक है, तो कह रहा है कि जल चक्र के 5 लाभ बताइए। तो बच्चा क्या है सीधे सीधे 5 लाभ बता देगा, उसमें उसको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो क्या है सोचेगा नहीं ज्यादा, जो उसने पढ़ा लिखा है वो क्या है डायरेक्ट लिख देगा। तो देखिए यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो क्या है गलत हो जाएगा। अब तीसरा कह रहा है कि जल चक्र के क्या है सोपानों की सूची बनाइए, जो उसको मालूम होगा सीधे सीधे यहाँ पर लिख देगा, वो क्या है यहाँ पर उसकी सोच का ज्यादा अच्छी तरह से क्या है आकलन नहीं हो पाएगा। कह रहा है कि जल चक्र का आरेख बनाइए, तो इसमें भी नहीं हो पाएगा, उसके नामित कीजिए, जो रटा रटाया है वो क्या है वो लिख देगा, उसकी क्या है सोच का आकलन नहीं हो पाएगा देखिए बाष्पीकरण के माध्यम से। तो कह रहा है कि क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं। तो देखिए अब यहाँ पर उसके क्या है दिमाग पर जोर पड़ेगा, वो क्या है अपनी अंतर्दृष्टि में झांकेगा, उसके दिमाग में विचार आएंगे, सोचेगा कि किस प्रकार से होगा। तो देखिए यहाँ पर वो क्या है जो प्रश्न है वो ऑप्शन दूसरा है जो बिल्कुल देखिए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या है बच्चे की सोच के लिए एक अच्छा प्रश्न प्रस्तुत किया गया है। तो देखिए इसके माध्यम से क्या है वो बाष्पीकरण के बारे में सोचेगा और क्या है वो उसका उत्तर अपना दिमाग लगाएगा। तो इसके माध्यम से क्या है उसकी सोच का क्या कर सकता है एक शिक्षक अच्छे तरीके से आकलन कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ऑप्शन दूसरा है, कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ऑप्शन तीसरा है हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, या फिर उत्तराखंड, या फिर राजस्थान। तो देखिए यहां पर बताना है कि कौन से राज्य हैं जो जम्मू कश्मीर राज्य से सीमा साझित करते हैं या उसके देखिए पड़ोसी राज्य हैं। ठीक है, तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। देखिए बिल्कुल आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा, सीटेट में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी से संबंधित हमने प्रश्न यहाँ पर रखे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लद्दाख भी होता है यदि, तो क्या है, ये पड़ोसी राज्य क्या है, लद्दाख। ठीक है, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और लद्दाख तीनों राज्य क्या है, जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं, जो क्या है, जम्मू कश्मीर से सीमा साझा करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहते हैं कि चिपको आंदोलन के प्रणेता, बिल्कुल देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, बार बार प्रश्न पूछे जाने वाले प्रश्न है और आपके एग्जाम में पूछे जाने के इसके भी क्या है, चांस बनेंगे। कह रहा है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है। पहला ऑप्शन है हेमवती नंदन बहुगुणा, ऑप्शन दूसरा है सुंदरलाल बहुगुणा, और ऑप्शन तीसरा है मदर टेरेसा, चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी। कह रहा है कि किसके द्वारा चिपको आंदोलन चलाया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा, तो देखिए मदर टेरेसा के द्वारा, या फिर सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, या हेमवती नंदन बहुगुणा के द्वारा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दूसरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा क्या है, चिपको आंदोलन चलाया गया था। अब देखिए चिपको आंदोलन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर बिंदु मैं आपको बता देता हूं जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। देखिए आपसे पूछ सकता है कि चिपको आंदोलन किस राज्य में चलाया गया था और किस सन में चलाया गया था, सभी देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए 1973 ईस्वी में, 1973 ईस्वी में उत्तराखंड के चमोली जिले में, उत्तराखंड के चमोली जिले में। और यदि आपसे पूछता है देखिए कि इसमें अभी जो देखिए, लेकिन जो वर्तमान है वो उत्तर प्रदेश के भाग है, लेकिन क्या है जो पहले जब 1973 में क्या है जब विभाजन हो गया है, तो पहले ये किसका भाग था, उत्तर प्रदेश का था, अब क्या है उत्तराखंड का भाग है। ठीक है, तो उत्तराखंड के चमोली जिले में 1973 ईस्वी में क्या है इस आंदोलन को चलाया गया था। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और देखिए यहाँ पर एक और पॉइंट याद रखिएगा कि इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है कि किसने चिपको आंदोलन में सबसे ज्यादा भाग लिया था। तो देखिए चिपको आंदोलन में उत्तराखंड की देखिए जो चमोली जिले की महिलाएं थी उनके द्वारा इस आंदोलन में सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या है, महिलाओं के द्वारा क्या है, भाग लिया गया था। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा किस प्रकार की होनी चाहिए। देखिए इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, शिक्षण से संबंधित है और इंपोर्टेंट भी है। कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में जो भाषा है वो किस प्रकार की होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है, कह रहा है कि परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए, या फिर ऑप्शन दूसरा कह रहा है कि तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। ऑप्शन तीसरा है कि बच्चे की दिन प्रतिदिन की जो भाषा है उससे क्या होनी चाहिए, संबद्ध होनी चाहिए। ऑप्शन तीसरा कह रहा है कि, चौथा कह रहा है कि रूखी और बच्चों के द्वारा ऐसी कठिन भाषा होनी चाहिए जो उनको समझ में ना आए। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि देखिए ऐसी भाषा होनी चाहिए जो उनके दिन प्रतिदिन से उसकी जुड़ी हुई भाषा हो, जो बच्चे की मातृभाषा हो उससे क्या है जुड़ी हुई भाषा होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि देखिए बच्चे को इंग्लिश आती ही नहीं है, बच्चे को संस्कृत आती ही नहीं है, उसके क्या है पर्यावरण अध्ययन में क्या है संस्कृत में लिखा है। ठीक है, ऐसा मम ग्रामम ठीक है, इस प्रकार की भाषा हमने लिख दी, या फिर इंग्लिश भाषा में कुछ लिख दिया। ठीक है, जो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो फिर वो सीखेगा कैसे। तो क्या है भाषा इस प्रकार की होनी चाहिए। देखिए किताब में क्या होनी चाहिए, जो उसकी पुस्तक है उसमें क्या होनी चाहिए, सभी चीजें उसके परिवेश से जुड़ी हुई होनी चाहिए, ताकि क्या है बच्चे जो उसने देखा ही नहीं है कभी वो कैसे समझेगा उसको। ठीक है, तो उसके समझने के लिए क्या है, पाठ्य पुस्तक सही रूप से होनी चाहिए, उसकी भाषा सुंदर होनी चाहिए। ठीक है, सौंदर्यपूर्ण होनी चाहिए, और जो पुस्तक है उसमें क्या है रंगीन चित्र होने चाहिए। ये भी आपको याद रखना है, ऐसे नहीं कि ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया पूरा चित्र जिसमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो क्या है बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा से जुड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन तीसरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का
सिद्धांत कौन सा है, यहाँ पर बताना है आपको कि कौन सा सिद्धांत है जो पर्यावरण अध्ययन के अधिगम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आवश्यकता का सिद्धांत, ऑप्शन दूसरा है उपयोगिता का सिद्धांत, ऑप्शन तीसरा है जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, या फिर ऑप्शन चौथा उपयुक्त सभी। तो देखिए सभी सिद्धांत क्या है, पर्यावरण अध्ययन के अधिगम के सिद्धांत है। एक तो आवश्यकता का सिद्धांत, ऑप्शन दूसरा उपयोगिता का सिद्धांत, ऑप्शन तीसरा है देखिए ऐसा होना चाहिए जो क्या है जीवन से संबंधित हो, उसके क्या है उसकी लाइफ से क्या है संबंधित हो, बच्चे के क्या है लाइफ से संबंधित हो जो सिद्धांत है अधिगम का। देखिए उपयोगिता का सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत, जो तीनों सिद्धांत हैं वो क्या है पर्यावरण पर्यावरण अध्ययन के अधिगम के सिद्धांत है। तो देखिए तीनों सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन चौथा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, तीनों यहाँ पर गलत हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। कह रहा है कि पहले देखिए यहाँ पर प्रश्नों को पढ़िए, फिर यहाँ पर क्या करना है आपको आंसर देना है। तो पहला ऑप्शन है कि मैंने क्रियाकलाप, पहला देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया है। ऑप्शन तीसरा देखिए कह रहा है यहाँ पर तीसरा प्रश्न क्या है, कह रहा है कि मेरी शक्तियां क्या थी। और चौथा कह रहा है कि मुझे सचमुच में कठिन क्या लगा है। अब देखिए इन प्रश्नों को पढ़कर आपको बताना है कि देखिए कौन सा यहाँ पर विकल्प सही आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन है कि बच्चों और शिक्षकों का दोनों का स्व आकलन करते हैं ये सभी प्रश्न। ठीक है, ऑप्शन दूसरा कह रहा है कि शिक्षक के द्वारा समग्र आकलन करते हैं। ऑप्शन तीसरा कह रहा है कि बच्चों का स्व आकलन करने वाले ये सभी प्रश्न हैं, या फिर ऑप्शन चौथा कह रहा है कि शिक्षकों का स्व आकलन करने वाले ये फिर सभी प्रश्न हैं। तो देखिए स्व आकलन क्या होता है पहले मैं बता दूं, खुद का आकलन करना। देखिए किसी चीज को पढ़ते चलना और उसका क्या है आकलन करते चलना, वो क्या कहलाता है, खुद को परखना। ठीक है, क्या है यहाँ पर स्व आकलन कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है वो किसका, बच्चों और शिक्षकों दोनों का आकलन करने वाले प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या होती है। पहला ऑप्शन है इंसुलिन विटामिन होते हैं, या फिर प्रोटीन होते हैं, इंसुलिन क्या है वसा होते हैं, या फिर कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो बताना है कि इंसुलिन की क्या है रासायनिक प्रकृति क्या होती है, किस प्रकार से वो बना होता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो इंसुलिन है वो क्या है एक प्रकार का हार्मोन्स है जो क्या है प्रोटीन होते हैं। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यदि आपसे इंसुलिन के बारे में देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछता है कि इंसुलिन का स्रावण शरीर में किस ग्रंथि के द्वारा होता है या फिर कहाँ से होता है। तो देखिए इंसुलिन हार्मोन्स और एक हार्मोन्स और आपको याद रखना है ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन। तो देखिए ये दो हार्मोन्स है, एक तो इंसुलिन और दूसरा है ग्लूकागॉन। दोनों हार्मोन्स का स्रावण देखिए किसके द्वारा होता है, तो पैनक्रियाज के द्वारा होता है। आपको याद रखना है इंसुलिन का और ग्लूकागॉन का दोनों का स्रावण पैनक्रियाज के द्वारा होता है, और दोनों हार्मोन्स देखिए शरीर में शुगर को कंट्रोल करते हैं। तो देखिए इंसुलिन की कमी से आपको देखिए रोग जो देखने को मिलेगा वो कौन सा, मधुमेह रोग हो जाता है। देखिए जो अक्सर आपको देखने को मिलेगा शुगर की बीमारी के नाम से आपने सुना होगा, जो मधुमेह रोग है जिसको डायबिटीज बोलते हैं, वो क्या है इंसुलिन की कमी या फिर इंसुलिन की अधिकता से क्या है रक्त में इंसुलिन की कमी या इंसुलिन की अधिकता से क्या हो जाता है मधुमेह रोग हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है। ठीक है, तो दोनों हार्मोन्स शुगर को शरीर में कंट्रोल करते हैं, और जो दोनों हार्मोन्स है वो किसके द्वारा, तो पैनक्रियाज के द्वारा क्या होते हैं निष्कासित किए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि कौन सी गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन गैस, या फिर मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए यहाँ पर जो सूत्र है वो गलत लिखा है, SO2 होता है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो सबसे ज्यादा गैस उत्तरदायी है वो कौन सी है, CO2 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि परियोजना विधि में कुल कितने मुख्य सोपान होते हैं। देखिए मुख्य सोपान बताने हैं, जो परियोजना विधि है उसमें कुल कितने सोपान होते हैं। तो पहला ऑप्शन है 4 सोपान होते हैं, 3 सोपान होते हैं, 8 होते हैं, या फिर 6 होते हैं। देखिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको कहूंगा वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें लगा लीजिएगा। तो देखिए जो परियोजना विधि है पहले तो इसका आंसर देख लेते हैं, कुल 6 सोपान होते हैं। अब देखिए 6 सोपान मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो सबसे पहले एक पहला सोपान कौन सा होगा, तो पहला सोपान होगा परियोजना किसी विधि बनाने के लिए देखिए क्या है
पहला सोपान होगा स्थिति प्रदान करना। क्या हो जाएगा? स्थिति देना। तो देखिए सबसे पहले स्थिति बनाना पड़ेगा। कोई भी हम कार्य करेंगे, किसी चीज की योजना बनाएंगे तो उसके लिए क्या है? स्थिति, उसकी क्या है? स्थिति को बनाना पहले जरूरी होता है। इसके बाद जो दूसरा होगा, उसके बाद प्रोजेक्ट का क्या करना है? चयन करना है। अब जो प्रोजेक्ट पर हम काम करेंगे, जिसके लिए हमने योजना बनाई है, उसका क्या करेंगे? चयन करेंगे। ठीक है, उसका चुनाव करेंगे। तो देखिए दूसरा हो जाएगा, दूसरा पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर प्रोजेक्ट का चयन करना। अब जो तीसरा हो जाएगा, अब प्रोजेक्ट क्या करेंगे? प्रोजेक्ट बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, प्रोजेक्ट बनाना। ठीक है, इसके बाद जो चौथा सोपान हो जाएगा, देखिए चौथा अंग क्या हो जाएगा उसका? चौथा अंग हो जाएगा योजना का क्या करना? क्रियान्वयन करना। ठीक है, क्या करना? क्रियान्वयन करना, योजना का क्रियान्वयन करना। फिर इसके बाद क्या करेंगे? मूल्यांकन करेंगे। जो हमने कार्य किया है उसका क्या है? मूल्यांकन करेंगे। क्या उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है इससे या नहीं हुई है? तो देखिए इसको देखेंगे तो इसका क्या करेंगे? मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो छठवां सोपान है वो क्या है? रिकॉर्ड करना। ठीक है, तो देखिए सभी बता दिए हैं मैंने कि 6 सोपान है। पहले क्या है? उसके लिए स्थिति बनाएंगे। पहले योजना जो बनाई है उसके लिए क्या करेंगे? स्थिति बनाएंगे। फिर क्या करेंगे? उस प्रोजेक्ट का चयन करेंगे। फिर क्या है? जो प्रोजेक्ट का चयन किया है वो प्रोजेक्ट बनाएंगे। फिर उसका क्रियान्वयन करेंगे। उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है या नहीं हुई है इसके लिए मूल्यांकन करेंगे। फिर उसको क्या करेंगे? रिकॉर्ड रखना उसका बनाकर। ठीक है, तो इसके प्रयोजना विधि है। प्रयोजना विधि यदि आपसे पूछता है कि किसके द्वारा दी गई है, तो ये भी आपको याद रखना है। किलपैट्रिक, जॉन डीवी को आपको याद रखना है। प्रयोजना विधि उनके द्वारा दी गई थी और उनके द्वारा देखिए यहाँ पर 6 सोपान बताए गए हैं कि जो ये प्रयोजना विधि है इसमें कुल कितने सोपान होते हैं। तो 6 चरणों में प्रयोजना विधि संपन्न होती है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है कि किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। पहला ऑप्शन है जीव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। ऑप्शन दूसरा है भूवैज्ञानिक चक्र कहलाता है, या फिर रासायनिक चक्र कहलाता है। ऑप्शन चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्या है कि देखिए जो चक्र होता है, जैसे जल से जैसे बाष्पीकरण होता है, तो देखिए बाष्पीकरण के द्वारा क्या होता है? बादल बनते हैं। ठीक है, बादल बनने के बाद में वो पुनः क्या होता है? बारिश के रूप में बरसता है। फिर इसके बाद बाष्पीकरण होता है। तो देखिए एक चक्र के रूप में काम करता है यहाँ पर। तो इसी को क्या बोलते हैं? भू रासायनिक चक्र बोलते हैं। जैसे कार्बन चक्र, तो कार्बन चक्र क्या होता है? देखिए मान लीजिए एक पौधा है, इसके बाद देखिए जो एक पौधा है इसके क्या हो गया? पूरा उम्र हो गया। इसके बाद क्या होगा? इसका अपघटन होगा, मिट्टी में मिल जाएगा, कार्बन पृथ्वी के द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा और फिर से वो क्या है? फिर एक देखिए वही कार्बन क्या है? फिर से दूसरा जो पौधा जन्म लेगा उसमें फिर कार्बन का क्या हो जाएगा? तो इस प्रकार से कार्बन का क्या होता है? पुनः चक्रण होता रहता है तत्वों का। तो इसको क्या बोलते हैं? भू जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का क्या है? वांछित उद्देश्य है। तो देखिए विज्ञान प्राथमिक स्तर पर कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का क्या है? वांछित उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है कि विज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों एवं इसके अनुप्रयोगों को क्या है? जानना। ऑप्शन दूसरा है कि प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्य परता और की अनुभूति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सृजनात्मकता का क्या करना? पोषण करना। ऑप्शन तीसरा है ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सहयोग के क्या है? मूल्यों का आत्मसात करना। तो देखिए सही ऑप्शन, सभी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएंगे। तो ऑप्शन चौथा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। सभी क्या है? सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों को सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो पहला ऑप्शन है दत्त कार्य। ऑप्शन दूसरा है मौखिक प्रश्न करना। ऑप्शन तीसरा है कागज पेंसिल द्वारा परीक्षण करना, या फिर निर्धारण मापनियां बनाना। तो देखिए समूह कार्य कर रहे पर्यावरण अध्ययन को जो बच्चे कर रहे हैं उसके लिए सबसे ज्यादा कौन सा उपकरण उपयुक्त होगा? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दूसरा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मौखिक प्रश्न, जो शिक्षक के द्वारा जो समूह के लिए मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे वही क्या है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए सभी प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं और बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। मुख्यतः देखिए सीटेट के लिए प्रैक्टिस सेट बनाया गया था जिसमें पर्यावरण शिक्षण के हमने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रश्न ले रखे थे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो याद रखिएगा बिल्कुल। यदि आपने वीडियो को अच्छे से नहीं देखा है तो फिर से एक बार रिव्यू कर लीजिएगा। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और
वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।